नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट आपको पता है, पिछले हफ्ते हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिनों की भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। देखो, इन दिनों भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बेस्ट पीरियड से गुजर रहे हैं। मतलब शायद ही इतने अच्छे रिलेशंस कभी इंडिया और बांग्लादेश के रहे हों। इंडिया ने जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था 1971 में, सिर्फ शुरुआती दिनों को छोड़ दें तो बाद में दोनों देशों के बीच रिलेशंस में खटास आना स्टार्ट हो गई थी। तो देखो, अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई। काफ़ी सारी इश्यूज पर चर्चा हुई, जैसे पोर्ट फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने को लेके इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है बांग्लादेश को, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। कैसे उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, इसको लेके भी बातचीत हुई। इसके अलावा कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, एजुकेशन, कल्चर, यूथ, इन सब इश्यूज पर एग्रीमेंट साइन हुए। ये भी सहमति बनी कि बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर दोनों देश और बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट करेंगे, काउंटर टेरर ऑपरेशंस चलाने के लिए कोऑपरेट करेंगे। भूटान कहता है हमें बिजली बेचनी दी जाए बांग्लादेश को, तो इसके लिए एक रीजनल ट्राइलेटरल एनर्जी शेयरिंग एग्रीमेंट पर काम चल रहा है भूटान और बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 3 प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया, जिसमें एक प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश इंडिया को एलपीजी उपलब्ध करवाएगा। ये तो देखो, हमने पॉजिटिव आउटकम की बात की। अब हम नेगेटिव आउटकम की बात करते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि रिवर वाटर शेयरिंग को लेके कोई ठोस आउटकम निकल के आएगा। जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ होप तो जाहिर की गई, लेकिन ठोस निकल के नहीं आया। मतलब रिवर वाटर के शेयरिंग को लेके कोई अहम एग्रीमेंट नहीं हो उसका भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की विजिट के दौरान। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पानी के बंटवारे को लेके क्या क्या इशू है। तीस्ता एग्रीमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते। 2011 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है तीस्ता रिवर के पानी के बंटवारे को लेके, लेकिन जब फाइनल एग्रीमेंट साइन होना था, प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके नेतृत्व में वेस्ट बंगाल और 2-3 और स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को जाना था बांग्लादेश में। ऐन मौके पर ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि ये एग्रीमेंट अगर साइन होता है तो वेस्ट बंगाल के किसानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं इस हक में नहीं हूँ ये एग्रीमेंट साइन हो। उसके बाद देखो, सेंटर में सरकार चेंज हो गई, लेकिन वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से तीस्ता एग्रीमेंट जो है वो अभी तक साइन नहीं हो चुका है। इसके अलावा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है गंगा पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने की। इसके अलावा 6 रिवर्स, वैसे देखो 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच, लेकिन स्पेसिफिकली 6 रिवर्स मनु, मुहुरी, खोवई, गुमटी, दारला और दूध कुमार, इन 6 रिवर्स के पानी को बंटवारे को लेके एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो दोनों देशों के बीच, लेकिन बात नहीं बनी। इसके अलावा फेनी रिवर, इसके पानी के बंटवारे को लेके भी ड्राफ्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होने की उम्मीद थी, नहीं हुआ। वैसे देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच, तो दोनों देशों के बीच वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंडिया के किसानों की समृद्धि के लिए बल्कि बांग्लादेश के किसानों की समृद्धि के लिए भी। अगर इस इश्यू को ठीक से टैकल नहीं किया गया तो ना सिर्फ टेंशंस क्रिएट होंगी दोनों देशों के बीच, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आने का जो खतरा है वो भी बना रहेगा। अब नेक्स्ट इशू आता है एनआरसी का। वैसे देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार ये क्लैरिफाई किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कि एनआरसी का जो इशू है ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर है और ये जुडिशियल प्रोसेस है। आपको इससे किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी देखो,
जिस प्रकार से हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा स्टेटमेंट्स समय समय पर दी जाती हैं कि हम एक भी जो घुसपैठिया है देश में नहीं रहने देंगे, ये दीमक के समान है, बाकी राज्यों में भी एनआरसी की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। तो रह के बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको अपने कंसर्न्स जाहिर करने पड़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री के आगे या फिर विदेश मंत्री से जब बातचीत होती है तब। तो मतलब आगे भी ये जो इशू है वो अगर इस पर क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की गई बांग्लादेश को, तो बार बार जब भी इंडिया और बांग्लादेश की बातचीत होगी तो एनआरसी का जो इशू है वो इमर्ज होके आ सकता है। तो ये दो इश्यूज मेनली नेगेटिव आउटकम वाले आप कह सकते हो, एनआरसी और रिवर शेयरिंग को लेके काफ़ी सारे जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट साइन होने थे उन पर कुछ ठोस निकल के नहीं आया। तो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? पश्चिम बंगाल में एनआरसी के मुद्दे पर बोलते हुए भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन रिफ्यूजीज जो हैं इंडिया में, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा सेंटर के द्वारा दूसरे देश में वापस जाने के लिए। लेकिन देखो, साफ तौर पर एक धर्म के रिफ्यूजीज को यहाँ पर छोड़ दिया गया। बात की जा रही थी भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। तो इस बिल के जो मुख्य प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे लोकसभा की पिछली टर्म के दौरान ये बिल पार्लियामेंट में आया था पास होने के लिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों के भारी विरोध के चलते ये बिल पास नहीं हो सका था। और सरकार के जो मंत्री हैं उनका कहना है नेक्स्ट सेशन में या फिर उसके बाद वाले सेशंस में एक बार फिर से हम ये बिल लेके आएंगे और इसको पास करवाएंगे। तो ये बिल है क्या और इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रही है, क्यों कहा जाता है ये बिल जो है भारत के सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है? इस बिल का जो मुख्य प्रोविज़न है वो देखो ये है, अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों में माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हुआ है और वो माइनॉरिटीज़ भागकर इंडिया में आ जाते हैं, तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स मान के वापस डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सबसे मुख्य प्रोविज़न तो ये है। और उनके लिए सिटीजनशिप लेने की जो प्रोसेस है इंडिया की, उसे भी आसान बना दिया गया है। अब देखो, हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं। मुस्लिम तो इनमें माइनॉरिटीज़ है नहीं, लेकिन बाकी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सब माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो ये इन सभी धर्मों के लोग भागकर इंडिया में आएंगे, उनको वापस डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और वो आसानी से इंडिया में सिटीजनशिप ले सकें। इसके लिए प्रोविजंस को भी आसान बनाया जा रहा है अगर ये बिल पास हो जाता है तो। वैसे देखो, अगर किसी पर्सन को नेचुरलाइजेशन के तहत इंडिया में सिटीजनशिप लेनी है तो कंडीशन ये है कम से कम 12 साल उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ अगर इंडिया में आते हैं तो उनको 12 साल के बजाय 6 साल इंडिया में रहना होगा नेचुरलाइजेशन के तहत सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। तो आप देख सकते हो साफ तौर पर नॉर्म्स को आसान बना दिया गया है, लेकिन दिक्कत ये है मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इन 3 देशों में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी में नहीं हैं। अब नेक्स्ट देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसकी सीधी सीधी इम्प्लीकेशन ये होगी, जैसे असम में 19 लाख लोग जो हैं उन्होंने अपना नाम फाइनल एनआरसी की लिस्ट में नहीं पाया है। 19 लाख लोगों में से जो हिंदू, सिख, बाकी जो कम्युनिटीज़ जिनका नाम अभी हमने डिस्कस किया, अगर वो इन 3 देशों से भागकर आए हैं तो उनको तो डिटेन नहीं किया जाएगा, उनको सिटीजनशिप भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम्स जो भागकर आए हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान में, उनको डिटेन कर लिया जाएगा अगर उनका नाम एनआरसी में नहीं आया है। और उनके लिए सिटीजनशिप तो छोड़िए, बात ये की जा रही है उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब ये डिफरेंस है और ये इम्प्लीकेशन होगी अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो। अब देखो, लॉजिक को समझते हैं। सरकार क्या बोलती है कि ये बिल हम क्यों लेके आ रहे हैं। सरकार देखो ये कहती है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर काफ़ी अत्याचार होता है और अगर वो भागकर इंडिया में आते हैं तो उनके लिए हम नॉर्म्स आसान बना रहे हैं, ये भारत का कर्तव्य भी है।
लेकिन सोच के देखिए, अब पाकिस्तान में तो जो अहमदी कम्युनिटी है उन पर भी अत्याचार होता है, या फिर सियास जो हैं, सिया मुस्लिम्स हैं, उन पर भी अत्याचार होता है, तो फिर उनको क्यों छोड़ दिया? समझ गए? इवन देखो, सिर्फ 3 ही देशों को क्यों सिलेक्ट किया गया, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को। दूसरे देशों को क्यों नहीं ऐड किया गया इस बिल के अंदर? जैसे म्यांमार में रोहिंग्यास के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है, वो भागकर इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए नॉर्म्स को आसान क्यों नहीं बनाया गया? श्रीलंकन तमिल्स की बात कर ली जाए, तमिलनाडु, श्रीलंका से बहुत सारे जो तमिल्स इंडिया में आए हैं, उन्होंने शेल्टर लिया है यहाँ पर, उनके लिए सिटीजनशिप को क्यों नहीं आसान बनाया गया इस बिल के अंदर? तो ये सारे जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा देखो, और भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं इस बिल के ऊपर, जैसे ज्यूज और एथिस्ट, इन पर भी अगर अत्याचार होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वो भी भागकर इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट इश्यू देखो ये है, जब शुरुआत में हमारा संविधान बना था, उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट आया था, तो ये बोला गया था कि बर्थ जो है, इंडिया में जन्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये आधार बनेगा किसको इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया, ये देखा जाएगा कि भारतीय मूल का कौन है। अगर कोई भारतीय मूल का पर्सन है तो उसके लिए भी सिटीजनशिप जो है वो आसान बन जाएगी। लेकिन देखो, रिलीजन और एथनिसिटी, ये तो पहली बार आधार बन रहा है इंडिया में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। क्या आपको लगता नहीं सीधा सीधा ये हमारे सेकुलरिज्म पर चोट है? मतलब धर्म या फिर एथनिसिटी एक आधार बन रहा है इंडिया में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए, ये गलत है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आर्टिकल 15 जो है, जिसमें यह कहा गया है धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए है और ये फॉरेनर के लिए नहीं है। लेकिन देखो, वो लोग ये भूल जाते हैं आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ये जो आर्टिकल है वो सबके लिए है, देश के सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है। मैं फिर से बोलता हूं, आर्टिकल 15 जो है, जो कहता है धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं हो सकता, वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है। लेकिन जो आर्टिकल 14 है, जो ये बोलता है सभी पर्सन्स बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, ये जो आर्टिकल है वो देश के सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में ये कहा जाता है, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह का ये कहना है कि एनआरसी को अपडेट किया जाएगा अब भारत के दूसरे राज्यों में भी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? असम का तो देखो एक स्पेशल कंटेक्स्ट था कि असम का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ टच होता है और बांग्लादेश से बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो असम में आए हैं। हालांकि अब फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। शुरुआत में तो कहा जा रहा था 1,50,00,000 इतने जो लोग हैं वो बाहर के हैं, लेकिन अभी जो फाइनल लिस्ट रिलीज हुई है उसके अनुसार 19 लाख लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है और उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट कर सके, इसलिए उनका नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में नहीं आया है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि उनका होगा क्या? इतने सारे लोगों को डिटेन करके नहीं रखा जा सकता, बांग्लादेश उनको स्वीकार नहीं करेगा। जब असम की जो प्रोसेस है उसका ही कोई ठोस परिणाम नहीं निकल के आ रहा है, तो भारत के दूसरे राज्यों में एनआरसी को अपडेट करने से क्या होगा? वहां भी इलीगल माइग्रेंट्स का पता लग गया, क्या उनको डिटेन करके रखा जाएगा? बांग्लादेश या फिर कोई दूसरा देश उनको स्वीकार करेगा नहीं। और ऊपर से हमारे सेकुलरिज्म पर भी चोट पहुंच रही है कि सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी जो नागरिक हैं 3 देशों से भाग कर आए हैं उनके लिए नॉर्म्स आसान हो गए। तो ये देखो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि बाकी राज्यों में भी एनआरसी को अपडेट करने का कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।